इस तरह 3-4 अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती रहीं और मेरी थ्रू आउट एजुकेशन फ्री ही है। लाइक सिंस माय मैट्रिक मेरी ग्रेजुएशन तक कोई फीस नहीं थी, गई भी मेरे घर से। वही ₹10 ₹15 इस तरह वाला सिस्टम था। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में तो आपको पता ही है तब ₹20 महीने की फ़ीस होती थी। और पंजाब कॉलेज में मेरी 3 महीने की ₹10 फ़ीस होती थी और यूनिवर्सिटी में भी फिर वो फ़ी वाला जो सिस्टम था वो वेव ऑफ हो गया हुआ था। तो मैंने अपनी एजुकेशन में जो पैसे खर्च किए हैं वो सिर्फ़ मैंने बीएमएस की तैयारी पे किए थे। 2-3 माह का मैंने किसी एकेडमी से सेशन लिया था तब। लेकिन आपकी असल तैयारी इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप खुद से क्या चीज़ उसके अंदर इनपुट करते हैं। कोई एकेडमी है, कोई टीचर है, वो आपको पेपर पैटर्न एक दफ़ा बता देंगे, आपको चीज़ों का आइडिया दे देंगे कि ये चीज़ ऐसे करनी है, इस तरीके से लेके चलना है, इवैल्यूएशन कर देंगे। लेकिन इट इज़ यू जिसने काम करना है और जिसके काम करने की वजह से आपको अपनी भी आउटपुट नज़र आएगी। तो आपके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से डिपेंड करता है वेदर यू आर द पार्ट ऑफ मिनिस्टीरियल या फिर दूसरे का पार्ट है, जो भी है, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप चीज़ें कैसे लेकर चलते हैं। तो मैंने 2-3 माह अकेडमी जॉइन की थी, आइडिया लिया था सारी चीज़ों का, उसके बाद मैंने 6-7 महीने खुद लगाए थे पूरे। क्योंकि मेरा तो फुल वाला था जिसमें 12 पेपर देने होते हैं। लेकिन आप लोगों के पास प्रिविलेज ये है कि आप लोगों ने सिर्फ 3 पेपर देने हैं, जिसमें आपका 100 मार्क्स का होगा जीके का पेपर और आपका 2 होंगे इंग्लिश का और उर्दू का एसे का। और इंग्लिश उर्दू ऐसे 25-25 नंबर का होगा। तो जो आपका टोटल रिटन होगा ये 150 नंबरों का होगा। तो जो इस एकेडमी का प्रोसीजर है स्कॉलर्स एकेडमी का, क्योंकि मैं स्कॉलर्स एकेडमी के थ्रू आप लोगों से इन कांटेक्ट हूँ, तो इसका ये प्रोसीजर है कि वीक में 5 डेज़ आपकी क्लासेस हुआ करेंगी मंडे टू फ्राइडे, जिसमें 3 दिन जीके की क्लास होगी और 2 दिन इंग्लिश और उर्दू हुआ करेगी फिर। वो हम देख लेंगे कि 1 दिन हमने पूरा इंग्लिश रखनी है और 1 ही दिन उर्दू रखनी है, या आधा-आधा टाइम इंग्लिश को देना है और आधा उर्दू को। वीकेंड्स ऑफ होंगे, उस पे आपके टेस्ट वगैरह हुआ करेंगे। तो ये आपका ओवरऑल प्रोसीजर होगा, जिसके अंदर पूरे वो उसको लेकर चलेंगे। लेकिन मेरा आपके साथ इंटरेक्शन रहेगा ऐसे के लिहाज से इंग्लिश के और उर्दू के, और वो हम इंशाल्लाह बड़े बेहतर तरीके से कर लेंगे। उसके अंदर आप लोग को किसी चीज़ का इशू वगैरह नहीं होगा। और दूसरी चीज़ जो मैं सबसे पहले करना चाह रही थी वो आई वांट टू अपोलोजाइज़। कल हमारी क्लास का टाइम था, लेकिन वो कल बाय चांस हम लोगों के जो कमिश्नर साहब हैं इंटर बहावलपुर में, उनका ट्रांसफ़र हो गया था। कल ही उनके ट्रांसफ़र के नोटिफ़िकेशन आए हैं, तो उसके बाद फिर उन्हें सडन बेसिस पर ना इमरजेंसी बेसिस पर फेयरवेल डिनर देना पड़ गया था। सॉरी। तो उस डिनर की वज़ह से फिर मुझे क्लास कैंसल करना पड़ी, क्योंकि डिनर का टाइम तो अराउंड 7 था, लेकिन फ़ारिग होते-होते 10 बज गए थे हमें। तो फिर वो क्लास कैंसल करना पड़ी थी मैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश हुआ करेगी कि वैसे हमारा वीक में जो एक टाइम फिक्स होगा वो फिक्स ही रहेगा। तो अभी तक के डिस्कशन के लिहाज से अगर किसी का क्वेश्चन है तो यू पीपल में रेज़ योर हैंड्स, फिर मैं बारी-बारी करके पूछ लेती हूँ, बाकी फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ कि हम कैसे ऐसे को लेकर चलेंगे या बाकी चीज़ें कैसे होंगी। तो हैंड रेज़ करके आप लोग पूछ सकते हैं, फिर मैं अनम्यूट कर दूँगी उसे। जी, प्लीज़ अवैस आप अनम्यूट करके बात कर लें। जी, अवैस आपको आवाज़ आ रही? जी मैम, अभी अनम्यूट हुआ, पहले नहीं था हो रहा। जी, जी। मेरा ये मैम कि आपने बताया पीएमएस सिर्फ 3 पेपर्स हैं, ऐसे ही है? जी, जी। अच्छा, वो मैं असल में सीएसएस के सिलेबस वगैरह को काफी देखा है मैंने, तो इसका मतलब पीएमएस फिर इजी है। पीएमएस मिनिस्टीरियल के 3 पेपर होते हैं। आपको पीएमएस सिंपल और पीएमएस मिनिस्टीरियल इनका डिफरेंस पता है? नहीं मैम, ये नहीं मुझे पता। अच्छा, हमारे पास 3 चीजें हैं, इसको समझ लें, नोट कर लें। और काइंडली बाकी लोग अपना माइक जो है अभी म्यूट ही रखें। सिर्फ अवैस का खुला होना चाहिए। मारिया प्लीज। अच्छा, हमारे पास ये 3 चीजें होती हैं। एक है सीएसएस, दैट इज फेडरल सर्विस, जो आप एक के वफाक के अंदर आता है। फिर आपका है पीएमएस, जो आपके प्रोविंस के अंदर आता है, कि आपका जिस प्रोविंस का डोमिसाइल होगा उसी
प्रोविंस के लिए आप एग्जाम्स देंगे और एप्लीकेबल होंगे। अब सीएसएस में भी 12 पेपर होते हैं और पीएमएस में भी 12 पेपर होते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है पीएमएस मिनिस्टीरियल, उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट की ग्रेड 5 से लेके ग्रेड ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 16 तक इसमें है, तो उसमें डिफरेंट क्राइटेरिया है हर बंदे का कि उसकी इतनी ईयर्स की सर्विस होगी तो ही और शी विल बी एप्लीकेबल फॉर पीएमएस मिनिस्टीरियल। कि अगर आप पहले से वन पेपर के थ्रू पीपीएससी के थ्रू गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 16 तक, तो फिर आपको गवर्नमेंट ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप 12 पेपर्स की बजाय पीएमएस के 12 पेपरों की बजाय आप पीएमएस के 3 पेपर दे सकते हैं। तो पीएमएस के 12 पेपर टोटल होते हैं 1200 नंबर के। लेकिन अगर आप पहले से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं कोई, तो फिर आपको उन 12 पेपरों की बजाय सिर्फ 3 पेपर देने पड़ते हैं और वो टोटल होते हैं 150 नंबर के। तो ये सही है इसका मैम। सिस्टम। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए न्यू इन्फॉर्मेशन थी, मुझे इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो चलें ठीक मुझे है। मैम काइंडली सिर्फ ये बता दें कि मैं अभी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मतलब जी ये मिलिट्री मिलिट्री में, तो मेरे पे भी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, आप मिनिस्टेरियल टेस्ट के लिए क्या मैं स्केल एलिजिबल हूँ? क्या है आपका? स्केल क्या है आपका? मैम हमारा रैंक सिस्टम होता है कॉर्पोरल। नहीं नहीं, फेडरल वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता ये। प्रोविंशियल सर्विस में जो लोग होंगे ना उनके लिए एप्लीकेबल है। आपका डोमिसाइल कहाँ का है? पंजाब का मैम, लाहौर का। हाँ ठीक है ठीक है, तो अगर आप पीपीएससी के थ्रू जॉब कर रहे होते तो फिर होना था। अब आप एफपीएससी के अंदर जॉब कर रहे हैं तो आपको पूरा दूसरे तरीके से देना पड़ेगा। राइट मैम। मैम ये आप इसकी सीएसएस के लिए एडवर्टाइजमेंट, भी नहीं एलिजिबल होगा मैं? नहीं सीएसएस के लिए, सीएसएस में तो ये होता ही नहीं है मिनिस्टीरियल वाला कुछ भी। आप इसकी एडवर्टाइजमेंट भी खोल के एक दफा पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। सही है मैम। जी, और किसका क्वेश्चन है? मैम सवाल करना था आपसे। जी हैंड रेस किया करें, लेकिन अब कर लें आपने, चले माइक खोल लिए। जी पूछें गफार। हाँ मैम, पता करना था कि उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि जॉब की, परमानेंट जॉब हो, कितने साल की, किसके लिए? मिनिस्ट्रियल के लिए, मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए। हाँ परमानेंट, परमानेंट होनी चाहिए आपको। तो मेरे ख्याल से ये एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है, रुके मैं आपको बताती हूँ कि किस सर्विस के मतलब लिए। 5 साल, 5 साल लिखा हुआ है। एक के लिए 5 साल है और एक के लिए 8 साल है। मैम मैं टीचिंग जॉब है मेरी गवर्नमेंट की। तो स्केल कौन सा है दो आपका? स्केल तो बताएं हजार पहले। 14 स्केल है। हाँ ग्रेड 14 स्केल है ना, तो आपके लिए 5 सालों का होगा। क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि अगर आप ग्रेड 5 से ग्रेड 10 के ऑफिसर हैं, वो सरकारी मुलाजिम है, तो आपकी 8 सालों की सर्विस होनी चाहिए, फिर आप ये पेपर देने के हम्म, लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आपकी जॉब जो है ग्रेड 11 से ग्रेड 16 की है, तो फिर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब हमारी जॉब लगी थी 2015 में, फिर 20 में हम परमानेंट हुए थे। हमारा 5 साल वैसे बन रहा है तकरीबन, परमानेंट परमानेंट बाद होने में के हुआ था। बाद ये। हाँ बाकी हम 2020 में परमानेंट हुए थे। जी सही। ठीक हो गया ठीक है जी। मैम। मारिया, मारिया आपका क्वेश्चन है तो पूछ लें। हेलो मारिया, सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम मैम, एक्चुअली म्यूट हुआ था आपकी तरफ से। ओके मैम मेरा ओके। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली आई हैव बीन वर्किंग इन गवर्नमेंट सर्विस, और मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में हूँ। आपने एक चीज़ ये बताई है कि जो लोग पीपीएससी के थ्रू आए हैं वो जी एलिजिबल हैं। मैं तो जी। एनटीएस के थ्रू आई थी टीचिंग जॉब में, हाँ और एनटीएस मेरा वाले भी है। होते हैं, सॉरी। एनटीएस वाले भी होते हैं जी जी, एनटीएस वाले भी होते हैं। ओके ओके, ठीक हो गया। और हम्म। मैम काइंडली मुझे थोड़ी सी ये भी चीज़ डिस्कस करनी थी। मैंने सीएसएस की प्रिपरेशन की थी और उसकी अटेम्प्ट भी दी थी, बट इन बिटवीन ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं वो अटेम्प्ट कर सकी। जस्ट 6 पेपर्स मैंने दिए थे और उसके बाद मैं नहीं जी उसको कंटिन्यू कर जी सकी। जी तो ये जो पीएमएस का हमारे पास इंग्लिश का सिलेबस होता है और इंग्लिश का जो क्राइटेरिया होता है, क्या ये उसी तरह से होता है जैसे सीएसएस की इंग्लिश का हाई फाई क्राइटेरिया होता है? जी वैसे ही होता। थोड़ा सा यानी हमें उसी कंपैरेटिवली लेवल की आप कह प्रिपरेशन सकते हैं करनी होती है। कि कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि पीएमएस में थोड़ा लीनियंट रख लेते हैं।
कंपैरेटिवली बस, लेकिन इतना कोई खास फर्क नहीं होता। यानी उतना ही हार्ड टाइम देगा हाँ आपको पीएमएस हाँ मिनिस्ट्रियल जी। कोटा भी जितना सीएसएस देता है। नहीं, इतना ज्यादा नहीं होता। मतलब अगर आप वहां कह लें कि ना कि वहां सीएसएस के अंदर आपका 100% चीज सही हो तो आपका हम्म। काम चलेगा। पीएमएस मिनिस्टीरियल में आप कह सकते हैं आपको कुछ ना कुछ एज मिल जाता है, तो आपने 80-90% तक भी ठीक लिख दिया है ना, तो हो जाता है आपका। अच्छा मैम, एक और मिथ, एक और मुझे सुनने में आई है ये चीज कि इसमें मोस्टली जो है ना उन्होंने रखना होता है आर्मी के बंदों को पीएमएस नहीं मिनिस्ट्रियल कोटा में। नहीं उनका नहीं ऑलरेडी कोटा जो है वो अंदर अंदर फिल हुआ होता है और आप जो है वो जस्ट पेपर वर्क की हद तक जो है नहीं वहां पे अपीयर हो रहे होते हैं। इज इट सो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरे पास यहाँ पर बहावलपुर में हूँ, तो हम्म। मेरा मुजफ्फर चक्कर लगता रहता है। मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स है ना, तो हम्म। मुजफ्फरगढ़ की 4 तहसीलों के अंदर पीएमएस मिनिस्टीरियल केसेस लगे हुए हैं। शायद आपने सुना होगा पीएमएस 10 के बैच में सबसे ज्यादा मिनिस्टीरियल केसेस थे, मिनिस्टीरियल की हम्म। पोस्टिंग्स। तो एसी कोटद्दू हैं वो पीएमएस मिनिस्टीरियल से हैं पीएमएस 10 के। उसके अलावा एसी जतोई हैं, मुजफ्फरगढ़ की एक तहसील है, वो भी हम्म। हमारे पास 10 के ही हैं। तो मिनिस्टीरियल के बहुत से लोग अब आजकल के दिनों में सर्विस में आए हुए हैं, तो उनका कोई बैकग्राउंड ऐसा मुझे तो अभी तक नहीं कोई बंदा मिला मिनिस्टीरियल का जो आर्मी बैकग्राउंड से हो। ठीक हो गया। अच्छा मैम, एक और तो चीज में मैम, ये है कि अभी अगर मैं पीएमएस मिनिस्ट्रियल के लिए अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, और मैं इसमें एक हार्ड वर्क करती हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह करे मैं इसमें क्वालिफाई कर जाऊँ, बट लेट्स सपोज अगर मैं नहीं करती, बट नेक्स्ट ईयर जो हमारा पीएमएस जर्नल होगा, तो क्या मैं उसमें अप्लाई कर सकती हूँ? हाँ जी कर सकते हैं। अस्सलाम ओके वालेकुम ओके, मैम। थैंक यू सो मच, मैं मैं जी वही वाह। क्यूरियस थी सर। जी जी। मैम वाजिद बात कर रहा हूँ मैम। क्लास स्टार्ट कर दें, बाद में एंड पे डिस्कशन कर लेंगे अगर बच्चों, क्योंकि चलें ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी मैं, और मेरा नंबर नंबर शो कर देना चैट में, जो बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं। चलें ठीक है, वो क्लास में मैं कर देती हूँ शेयर। चलें ठीक है, हम लोग ये बस एक दो बच्चों के सवाल ले लें जिनके हैंड रेज हैं। मारिया आपके सवाल हो गए हैं तो आप हैंड रेज डाउन कर लें। और ये जिन दो लोगों का हाथ खड़ा है, शबीर पहले आप पूछ लें जल्दी से जरा, ताकि फिर हम अपना टॉपिक पे आए। जी शबीर, या ये जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं, फखर्स, सिद्दीक आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। आपके बिल्कुल। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं फर्स्ट टाइम अभी कर रहा हूँ सीएसएस, और अभी अभी मैंने बीए किया हुआ है। अच्छा, अभी आपके सिग्नल्स के इशू आ रहे हैं, हम ऑफिशियली क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग बाद में पूछ लीजिएगा। हमारे इंग्लिश पहले जी मैंने मतलब ये आपको, है कि मैं पार्ट टाइम जो है ना ये काम भी कर रहा हूँ। यार आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी ठीक। जी मेरी आवाज आ रही है सबको? चैट में मैसेज कर दे कोई एक बंदा जी का, या कुछ भी करके मैसेज कर दिया करें ताकि पता चल जाए। चलें, रिएक्शन से भी पता चल जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारा ये सीन है कि इंग्लिश के अंदर सबसे, अब ये हमारे पास टोटल मार्क्स का आपके पास ऐसे आएगा 25 मार्क्स का। ऐसे के अंदर जो सबसे कंपलसरी चीज़ होती है वो ये चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास ऐसे की स्टेटमेंट आएगी ना, आपकी आउटलाइन में, आपके इंट्रोडक्शन में, बॉडी पैराग्राफ्स में, कंक्लूजन में, इन सारी चीज़ों में वही चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले नोट कर लें कि आपके ऐसे के आपके पास 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज आउटलाइन, सेकंड इज इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, थर्ड इज कंक्लूजन, एंड लास्ट पे आपके पास आते हैं बॉडी पैराग्राफ्स। तो 4 कंपोनेंट हो गए हमारे पास इसके। मैं स्लो करवा रही हूँ ताकि आप लोग नोट भी करते जाएं। आउटलाइन,
इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बॉडी पैराग्राफ्स। और हम अपने पूरे ऐसे के पैटर्न को लेकर भी इसी तरीके से चलेंगे कि सबसे पहले हम फोकस करेंगे अपनी आउटलाइन के ऊपर। हम जब 1 वीक में 2 वीक में ग्रिप कर लेंगे कि हमने आउटलाइन कैसे लिखनी है, उसके बाद फिर हम जाएंगे कि हमने उन चीज़ों को कैसे, जो हमारा अगला पार्ट है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है या कंक्लूजन का पार्ट है या बॉडी पैराग्राफ्स का पार्ट है। तो हम आहिस्ता 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 करके ये सारी चीजें देखते जाएंगे और आप लोगों को फिर आइडिया होता जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास सबसे पहली चीज आई है इसकी आउटलाइन। सेकंड हमारे पास इसमें चीज आएगी इंट्रो। बोर्ड नजर आ रहा है? तीसरी चीज हमारे पास है कंक्लूजन और चौथी है हमारे पास बॉडी पैराग्राफ्स। ये आप लोग वैसे ज्यादातर लोग इसे ज्यादा काबिल नहीं थे बोर्ड पे उन्हें कराया जाए, इसलिए मैं यूज नहीं करती व्हाइट बोर्ड, ऐसे ही अब आप करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या पैटर्न चूज करेंगे कि मैं आपको ये बात सिखाऊंगी कि हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट आती है तो आपने उसकी आउटलाइन के अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है। पूरा 1 वीक हमारा इस एफर्ट के ऊपर जाएगा कि एक आउटलाइन आएगी तो उसे हमने किस तरह से छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर अपनी आउटलाइन बनानी है। क्योंकि एग्जामिनर ने सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो है आपके ऐसे को, बेशक आप पीएमएस के हैं, सीएसएस के हैं या मिनिस्टेरियल के हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंस ही आपकी आउटलाइन पे जानी है। अगर आपकी आउटलाइन एग्जामिनर को पसंद आ जाती है, उसे पता चल जाता है कि आप काम करना जानते हैं, आपको स्टेटमेंट का पता चल रहा है कि व्हाट यू नीड टू प्रूव, कि आपको स्टेटमेंट के अंदर चीज साबित क्या करनी है, तो फिर आप उसके अंदर काम कर सकेंगे, अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा। तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या बात करनी है, जो आपने फैक्ट साबित करना है उसमें क्या बात करनी है, कंक्लूजन में क्या बात करनी है, ये बात की बातें होती हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट देखकर आपको लिखनी आनी चाहिए कि आपने आउटलाइन क्या लिखनी है। ठीक है, अब हमने अगर आज अपनी आउटलाइन स्टार्ट करनी है तो आप लोग टॉपिक नोट करेंगे, करप्शन इज द रीजन ऑफ इकोनॉमिक पिटफॉल्स। यहां तक बात क्लियर है? ठीक जी हो मैम। गया। मैम वीडियो नहीं आ रही आपकी। वीडियो मैंने खुद ही नहीं शुरू किया, वीडियो में कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने उस पे वरना फोकस करेंगे, आप लोगों ने अपने हाथों से लिखना है। इंग्लिश के अंदर करने का मतलब यही है, काम को करने का, कि आप लोग इफेक्टिव हों, अपने हाथों से सारी चीजें नोट करें, क्योंकि इसके अंदर सोचना आपने है, आपने ही चीजें करनी है, मैं बस आपको जो चीज लिखवाने वाली होगी वो बताती जाऊंगी। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमने आउटलाइन स्टार्ट करनी है तो आपकी आउटलाइन का पैटर्न क्या होना चाहिए। सपोज आपके पास टॉपिक आता है करप्शन इज द रीजन ऑफ इकोनॉमिक पिटफॉल्स, कि मुल्क के अंदर जो करप्शन वो किस वजह से है, इकोनॉमिक पिटफॉल्स वजह है। इकोनॉमिक पिटफॉल्स क्या है, जो हमारी इकोनॉमी की नाकामियां हैं वो। तो अब इस स्टेटमेंट की किस किस को समझ आई है कि क्या चीज वो हमसे पेपर में पूछना चाह रहा है। जिन लोगों को स्टेटमेंट की समझ आ गई है वो हैंड रेज करें। करप्शन इज द रीजन ऑफ इकोनॉमिक पिटफॉल्स। जिनको समझ आ गई है वो हाथ हैंड रेज कर लेंगे और फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। जिनको समझ नहीं आई वो कुछ भी नहीं करेंगे। जी फजल, आपको क्या समझ आ रही है इससे? एक्सप्लेन करें जरा कि एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहा है। जी प्लीज। म्यूट नहीं हो रहा था। जी जी। मैम यहाँ पे तो ये समझ मुझे आ रहा है कि यानी कि जो इकोनॉमिक पिटफॉल की जो रीजन है यानी कि वो करप्शन है, यानी कि वो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि करप्शन इसकी मेन रीजन है, तो करप्शन को डिफाइन करें कि करप्शन इसकी रीजन क्यों है।
जी, हमने ये साबित करना है कि करप्शन इसकी रीजन है। तो ऐसे के पेपर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है। तो आप लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ के उसका उर्दू में लाइन में तर्जुमा लिखना होता है, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जामिनर हमसे मांग क्या रहा है। ठीक हो गया। इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट लिखें, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन ह्यूमन लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन ह्यूमन लाइफ। जी अजीज, इसके अंदर ये क्या एग्जामिनर डिमांड कर रहा है? मैम अजीज आप इसमें वो सुन। जी जी मैम, मैम वो जी स्पोर्ट्स के अबाउट के स्पोर्ट्स जो है वो आपकी फिजिकल के लिए जरूरी है ये। हाँ, हमने अपने इस एसे के अपने अंदर ये चीज हमने साबित। हमने अपने ऐसे में ये चीज डिटेल में बतानी है कि इसके क्या लॉजिक है। हाँ ठीक हो गया। अब आपने इसी तरीके से ना स्टेटमेंट्स लिख के, सबसे पहला काम ऐसे को, बेशक वो इंग्लिश का ऐसे है बेशक वो उर्दू का ऐसे है, ये चीज करनी होती है कि स्टेटमेंट आई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बात समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये जितनी स्टेटमेंट मैं आपको आज लिखवा रही हूँ, इस पर हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, और कल फिर हम इसके ऊपर इसकी आउटलाइन शुरू करेंगे। फिर बारी बारी करके हम इनके आउटलाइन, मैं आपको एक दो की लिखवाऊंगी, फिर आप लिख, जब ऑफिशियल ग्रुप वगैरह हो जाएगा उसके अंदर, तो इस तरीके से हम सारी चीजें करेंगे। जैसे आज हम प्रॉपर इस चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं ना कि हमने स्टेटमेंट समझनी है, अगली क्लास में हम प्रॉपर इस चीज पर डिस्कशन करेंगे कि हमें आउटलाइन लिखनी आए। मैं आपको ग्रुप में आउटलाइन शेयर करूंगी, उसको देख के आप लोग अपनी बनाना सीखेंगे। फिर अगला स्टेप होगा कि हम सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। मैं आपको इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ सेंड करूंगी, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 हफ्ते में आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन। फिर हम बॉडी पैराग्राफ्स पे आएंगे, मैं आपको कुछ बॉडी पैराग्राफ सेंड किया करूंगी, वहां से आपको पता चलेगा कि उनका क्या पैटर्न होता है, कितनी लेंथ रखनी होती है, क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी है, और फिर हम जाएंगे कंक्लूजन पे। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे। बहुत से लोग ऐसे तैयार कराते हैं कि पहले दिन ही बच्चे को वो कह देते हैं स्टेटमेंट लिख के ऐसे लिख के ले आओ, फिर मैं बताऊंगा इसमें क्या गलती है। हमने ऐसे नहीं करना। हमने स्टेटमेंट आज का दिन लगाया है, तो आज के दिन में यानी डेमो क्लास के बाद आपको पता हो कि आप कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, तो क्या उसका सबसे पहला पर्पस होगा कि आपको उर्दू में उसका सही मीनिंग पता हो, और आपको पता हो कि व्हाट यू नीड टू प्रूव। सीएसएस हो, पीएमएस मिनिस्ट्रियल हो, पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर हो, ऐसे का पेपर हो, किसी भी चीज का पेपर हो, सबसे पहली चीज जरूरी क्या होती है कि आपको ये चीज पता हो कि आपने जवाब में क्या लिखना है, जो चीज आपने साबित करनी है वो आपको पता हो। तो अभी हमने एक स्टेटमेंट लिखी है करप्शन की, दूसरी हमने लिखी है सपोर्ट्स की, तीसरा लिखे एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। जी आपका जो है माइक ही ओपन है, इसे बंद करें। एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान कॉलन एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान कॉलन causes and consequences। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, वो हमारे पास, अब जो पहले वाली दो स्टेटमेंट्स हमने लिखी है ना, वो एक सिंपल स्टेटमेंट थी जिसमें एक ही बात आ रही थी। लेकिन अब ये जो कॉलन वाली होती है ना, ये हमारे पास आ जाती हैं, जिसके अंदर हमें एग्जामिनर रेशो दे देता है, मार्जिन दे देता है कि हम और बातें भी कर सकते हैं। यानी कि एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान कॉलन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर वो हमसे कॉजेज और उसके कॉन्सिक्वेंसेज खुद मुंह से कह के डिमांड कर रहा है। पीछे करप्शन वाले में हम कॉजेज, रिकमेंडेशन, सोल्यूशन लिखे ना लिखे हमारी मर्जी है, वो मैं आपको बताऊंगी कि हमने लिखना होता है कि नहीं लिखना होता, हम क्या पैटर्न रखेंगे। लेकिन पिछली वाले स्टेटमेंट्स के अंदर एग्जामिनर हमसे मुंह से नहीं मांग रहा था कि आप कॉजेज और सॉल्यूशंस और कॉन्सिक्वेंसेस बताएं, लेकिन ये मैंने आपको वैरायटी देने के लिए बता दिया कि इस तरीके से भी स्टेटमेंट आ जाती है, जिसमें कॉलन लिख के, कॉलन डाल के एग्जामिनर बता रहा होता है कि ये चीज चाहिए और इसको आपने आंसर में बताना है। अच्छा, ये ना क्लास का भी टाइम खत्म हो जाएगा, तो आप लोगों ने इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना है। 5 मिनट में ही एंड हो जाएगा, तो इसी लिंक से फिर आप लोगों ने कर लेना है जब भी एंड होगा। तो इस वाली के अंदर अब हम क्या करेंगे, हमने एनर्जी क्राइसिस के कॉजेज भी बताने हैं और कॉन्सिक्वेंसेस भी बताने हैं। तो 2 मेन हेडिंग बनेगी।
यानी पिछले वालों के अंदर हमने एक चीज साबित करनी थी जो वो स्टेटमेंट में पूछ रहा था। पहली वाली में वो पूछ रहा था कि करप्शन है हमारे पास रीजन इकोनॉमिक पिटफॉल का, हमने वो एक चीज प्रूव करके दी थी। स्पोर्ट्स वाले में वो कह रहा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स बताओ, हमने ये साबित करना था कि ह्यूमन लाइफ के अंदर स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस है। लेकिन इस वाले के अंदर एग्जामिनर हमसे दो चीजें मांग रहा है, एक है कॉजेज और एक है कॉन्सिक्वेंसेज। तो वो कॉजेज की अलग से एक मेन हेडिंग डिमांड जी समझ आ रहा है सबको? रिएक्शन देते जाए मुझे, थम्स अप कर दें या हैंड थम्स अप कर दिया करें। अगर मैं पूछ रही आपको समझ आया तो आपने थम्स अप कर दिया करना है, और क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों ने हैंड रेज कर लिया करना है। ये थ्रू आउट हमारा पूरा वो प्रोसीजर हुआ करेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अब चौथी लिखे हैं, पॉवर्टी इज द बिगेस्ट इशू ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चंस मैं एंड में लेती हूँ। पॉवर्टी इज द बिगेस्ट इशू ऑफ पाकिस्तान, गुर्बत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। इस देखें अब हमने एक ही चीज साबित करनी है, एक ही हमसे वो मेन हेडिंग डिमांड कर रहा है, उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। ऊपर नीचे की हम जितनी मर्जी बातें करें, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने उसके अंदर क्या करना है। हम उसका एक सेट पैटर्न डिफाइन कर लेंगे कि आपको पेपर में आ जाएगी तो आपने किस तरीके से उसके ऊपर काम किया करना है। को एजुकेशन, कॉलन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब हमने को एजुकेशन के मेरिट्स पे बात करनी है और डीमेरिट्स पे बात करनी है। तो इसमें भी सिंपल है, डायरेक्ट वो बता रहा है कि हम मेरिट्स को देखेंगे और फिर हम डीमेरिट्स को देखेंगे। तो दो मेन हेडिंग्स वो हमसे डिमांड कर रहा है। जी यहाँ तक सबको समझ आ गया? रिएक्शन शो कर दे मुझे। ठीक हो गया। क्या हमने अभी तक सिखाया है? अभी तक पूरी डिस्कशन में, पूरी क्लास में ये बात की है कि आपका ऐसे आ जाता है, आपको जाके अपेयर होना है। तो इंग्लिश का पेपर हो या उर्दू का पेपर हो, चार चीजें कंपलसरी हैं। इंग्लिश ऐसे के लिए भी सेम है, उर्दू ऐसे के लिए भी सेम है। क्या चार चीजें कंपलसरी हैं कि आपको ये बात आपने प्रूफ क्या करना है, आपने आउटलाइन क्या लिखनी है, आपने इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, आपने कंक्लूजन क्या, और आपने बॉडी पैराग्राफ्स क्या लिखने हैं। और सबसे पहले हम इस चीज के ऊपर आए हैं, जो सबसे पहला कंपोनेंट है कि आपको स्टेटमेंट पढ़ के ये मकसद समझ आना चाहिए कि आपने जवाब में लिखना क्या है। ये हमने चार पांच स्टेटमेंट्स देख ली। अब हम एक आउटलाइन हमेशा कैपिटल वर्डिंग लिखी जाए। आउटलाइन हमेशा किस में लिखी जाएगी? कैपिटल वर्डिंग में। अब आउटलाइन का मकसद क्या होता है कि आप पूरे ऐसे के अंदर क्या चीज लिखने वाले हैं वो आपने एग्जामिनर को बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर करप्शन इज द रीजन ऑफ इकोनॉमिक पिटफॉल है तो इसकी आउटलाइन क्या होगी। या कोई भी टॉपिक आ जाता है तो उसकी आउटलाइन के अंदर नंबर 1 डाल के सबसे पहली चीज हम क्या लिखा करेंगे? इंट्रोडक्शन। INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट होता है ना, वो हमने देना होता है कि अपनी ऐसे की स्टेटमेंट में से कोई भी एक लफ्ज उठा के उसकी डेफिनेशन पे बात कर सकते हैं, या कोई भी एक लफ्ज उठा के उसके ओवरव्यू पे बात कर सकते हैं। अब ये दो आपके पास चॉइसेस होती हैं, ये आपने नोट करते जाने आप चीजें साथ साथ कि हमने सेकंड पॉइंट क्या देना होता है। या तो हमने अपनी ऐसे की स्टेटमेंट में से, जो ऐसे की स्टेटमेंट हमने चूज की है ऐसे लिखने के लिए, उसमें से एक कोई वर्ड उठा के उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, या कोई लफ्ज उठा के उसकी उस टाइम की सिचुएशन लिखनी होती है। अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास ये स्टेटमेंट है, करप्शन इज द रीजन ऑफ इकोनॉमिक पिटफॉल्स, तो आपने अपनी स्टेटमेंट में से ना वो लफ्ज हाईलाइट कर लेने हैं जो मेन आपके पास हिस्सा है आपके ऐसे का। उन्हें हम कहते हैं कीवर्ड्स, जो कि हमारे पास कोई प्रॉपर वर्ड होते हैं, इज, द, ऑफ, एम, रीजन, इनको निकाल कर जो लफ्ज होते हैं ना वो आपके कीवर्ड्स होते हैं। तो आपकी इस अगर आप एक स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से तोड़ना सीख लेंगे ना, काम कैसे करना है, तो आपका सारा काम आगे आसान हो जाता है। अब आपने क्या करना है इसके अंदर, अब आपको पता चल गया है कि इस स्टेटमेंट के मकसद समझ आ गया क्या चीज साबित करनी है। अब हमारे आउटलाइन पे हमने पहली बात की इंट्रोडक्शन की,
दूसरी बात में मैं आपको 2 चॉइसेस दे रही हूँ कि आपके पास 2 चांस, दोनों में से कोई ये एक भी आप चूज़ कर सकते हैं। या आप कीवर्ड उठा के उसकी डेफिनेशन लिख दें, या आप कीवर्ड उठा के उसकी उस वक़्त की मौजूदा हालत पे बात कर लें। अब इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास 2 कीवर्ड्स हैं। क्या कीवर्ड्स हैं सानिया? जी सानिया। शहबाज आप बता दें। मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही। किसी और को आ रही है आवाज़? सानिया या शहबाज की? हज़रत गुल आप बता दें। ये आपने क्लास में सोना नहीं है, पार्टिसिपेट करना है, तो आपको समझ आएगा कि ऐसे का काम है क्या। फजल, यार आप लोग बोलते क्यों नहीं है क्लास में? आवाज आ रही है आपको? फिनिश लिखा है। तो इन बातों में से कोई भी एक बात हो सकती है। तो अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे आप लोग एक पैटर्न सेट कर लेंगे कि आपने किस तरीके से लेके चलना है। पहली चीज पे हमने कर लिया है, बोर्ड पे आप सब लोग अपना लिखना शुरू हो जाते हैं, बोर्ड पे नहीं मैं लिखूंगी। सिंपल, आपने नंबर 1 पे हेडिंग डालनी है इंट्रोडक्शन की। अब नंबर 2 पे उर्दू में लिख लें आप लोग अपने पास के नंबर 2 पे आपके पास 3 चॉइसेस होती हैं। अब ये मैंने तो बोर्ड पे नहीं ना लिखना, ये उर्दू के जुमले बना के मैं तो नहीं ये बात लिखूंगी, ये तो समझने के लिहाज से बात है। जो लाइन हुआ करेगी वो मैं आपको चैट के अंदर भेज दिया करूंगी लिखकर। नंबर 1 हम ऐसे पेपर में डालकर लिखेंगे, ये मैं आपको चैट में भेज देती हूँ। नोट्स जब हम बनाने शुरू करेंगे तो मैं आपको शेयर कर ही दूंगी। आज तो डेमो क्लास है, इसमें आपने समझना है कि चीज करनी कैसे है। पहली हेडिंग हमारे पास आ गई है इंट्रोडक्शन की। दूसरी हेडिंग में मैंने आपको बताया आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस होती हैं कि आप किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं। अब करप्शन वाले के ऊपर मैं कैसे बात करना चाह रही हूँ कि मैं बता रही हूँ कि करप्शन क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं। तो सेकंड पॉइंट पे मैं लिखूंगी एन ओवरव्यू ऑफ करप्शन एंड इट्स वेरियस टाइप्स। आप लिख सकते हैं डिफाइनिंग करप्शन एंड इट्स वेरियस टाइप्स। आप लिखते हैं एन ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री। आप लिख सकते हैं एन ओवरव्यू ऑफ करप्शन इन कंट्री। कुछ भी इस तरीके से बता सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? मतलब बताने का ये है। अभी ये सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे है। आज की क्लास में आप कुछ ना भी करें तो आपको सिंपल वो हो जाएगा, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं, क्योंकि डेमो क्लासेस के अंदर बस मैं आपको एक पैटर्न बताना चाह रही हूँ कि हमने काम कैसे करना है। अदरवाइज मैं आपको तस्वीर शेयर किया करूंगी, उस पर ये सब लिखा होगा, हम उससे डिस्कस करके करेंगे। स्क्रीन शेयर हुआ करेगी, उसके ऊपर सारी चीजें लिखी होंगी और फिर हम वो करते रहेंगे। तो
बताने का मकसद ये है कि इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा पॉइंट आपने अपनी आउटलाइन को खूबसूरत करने के लिए डालना होता है, जिसमें आपने बताना होता है एग्जामिनर को कि हमें कीवर्ड का पता चल गया है कि क्या मेन चीज है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। ये आप लोग जैसे भेज रहे हैं ओवरव्यू ऑफ करप्शन इन कंट्री, इस तरह से। ये जो अनाया आपने भेजा है ये नहीं है, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आपकी मेन चीज होती है ना, वो आपकी वो होती है जो आपने क्वेश्चन के अंदर जो आपने स्टेटमेंट में साबित करनी होती है। अब हम यहाँ पर ये बात साबित करना चाह रहे हैं कि करप्शन ही वजह है इकोनॉमिक पिटफॉल की। तो आपने एक पेट लाइन तैयार रखनी है कि जब भी आपने अपनी बात साबित करनी होगी तो फिर आपने इस तरीके से लिखना है जी। ये आपने कैपिटल वर्डिंग में लिखना है। मतलब ये मैंने पूरी ऊपर आपको लाइन लिखकर भेजी है ना, एन ओवरव्यू ऑफ करप्शन एंड इट्स वेरियस टाइप्स, ये आपने कैप्स लॉक में लिखना है, कैपिटल राइटिंग में। स्टार्ट ऑफ वर्डिंग सारा ही कैपिटल में लिखना है आपने। मतलब ANB कैपिटल आएगा, OVERVIEW पूरा कैपिटल में आएगा। अच्छा, थर्ड अब हम कर रहे हैं ये, अब इसके अंदर फॉन्ट में थोड़ा मसला हो जाता है, इसलिए ये मैं कोशिश करती हूँ कि ये है ना। अच्छा, थर्ड में अब हमने बात की है कि हमने साबित करनी होती हैं वो चीजें जो भी उसने क्वेश्चन में पूछा है। तो आपने पट लाइन याद रखनी है कि जब भी आपने अपना प्रूफ देना है तो आप कैसे बात करेंगे, फैक्ट्स विच प्रूव दैट, आगे वही क्वेश्चन की स्टेटमेंट लग जाएगी, फैक्ट्स विच प्रूव दैट करप्शन इज द रीजन ऑफ इकोनॉमिक pitfall, economic pitfalls। फैक्ट्स विच प्रूव दैट, बस इतना आपने याद रखना है। बाकी जो भी स्टेटमेंट होगी वो आपने आगे से लगा दिया करनी है। वो हर बंदे का अपना अलग तरीका होता है, ये आपने यूज करना है, ये आपने फोकस करना है कि आप किस चीज को करना चाह रहे हैं, मतलब किस बंदे के पैटर्न को आपने फॉलो करना है। मेरा ये पैटर्न है, मैं इसी पैटर्न पे बताती हूँ। जी जी, आपने पूरा कैपिटल वर्डिंग में लिखना है। मैं अभी आपको तस्वीर भी शेयर कर देती हूँ। ओके। अच्छा, फिलहाल हम जो कर रहे हैं ना, मेरे पास ये कैपिटल वर्डिंग में लिखी नहीं हुई है, इसलिए मैं वो आपको पिक्चर नहीं शेयर करी। मैं बस छोटी वर्डिंग में लिखी है, फिर आप लोगों ने कहना ये लिखा तो आपने छोटी में ही हुआ है, तो इसलिए अभी आप लोग बस समझ ही लें। एक जरा सी बात है कि बस आपने कैपिटल वर्डिंग रखनी है और हर हर लफ्ज को बड़ा लिखना है। ये नहीं है कि एन का सिर्फ ए बड़ा लिखना है, ओवरव्यू का सिर्फ ओ लिखना है, ऑफ का सिर्फ ओ लिखना है, पूरा ही कैपिटल में लिखना है। ये अभी हम पूरी आउटलाइन लिख रहे हैं, आउटलाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 करके चीजें लिखते हैं उस तरीके से। पहला हमने लिखा है इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया ओवरव्यू, तीसरा हो गया फैक्ट्स विच प्रूव दैट करप्शन इज द रीजन ऑफ इकोनॉमिक पिटफॉल। अब चौथा पॉइंट आएगा। चौथे पॉइंट के अंदर हम इसकी कॉजेज की बात करते हैं, पांचवें में रिकमेंडेशन की करते हैं, छठे में सोल्यूशन की करते हैं, सातवें में कंक्लूजन की करते हैं। तो ये एक रफ सा मैंने आपको पैटर्न दिया है कि हम इस तरीके से इसमें चीजें करते हैं।
2 मिनट दें, मैं भेज रही हूँ आपको। ये कोई नीट सा देख रही हूँ, लिखा हुआ होगा ना मैंने, तो फिर वो भेजती हूँ ताकि आपको मसला ना हो। ये आप लोग टेंशन ना लें कि ये कैसे लिखा जाएगा या क्या होगा। वो हमारी क्लास होगी, उसके अंदर पूरा आपको बताया जाएगा, स्क्रीन में सामने खोल कर मैं बताऊंगी। ये देखें, अभी आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये बदतमीजी आप लोग की ना हो बार बार शुरू, ठीक है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले नंबर 1 पे आपने लिख देना इंट्रोडक्शन। ये इस तरह देखें, अब ये 6 हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिर्फ हमने मेन हेडिंग्स कैसे डालनी है। अब आउटलाइन के ये होती है पूरी आउटलाइन। ये नहीं है कि आउटलाइन में आप वर्ड आउटलाइन लिख देंगे और फिर आगे चले जाएंगे। मतलब ये है कि आपने ओवरव्यू बताना है कि क्या चीज कैसे हो रही है। ये आपके पास मेन आउटलाइन है। जब हमें ये बनानी आ जाएगी, फिर हम इसके अंदर सब हेडिंग्स डालेंगे सारी। सब हेडिंग्स डाल के आपकी जो आउटलाइन बनती है वो एक सही आउटलाइन होती है जो 2 से 3 साइड्स पे जाती है। तो आज की डेमो क्लास है, आप लोग इसलिए उसके अंदर इतनी कंफ्यूजन ना ले। मैं ओवरऑल प्रोसीजर बता रही हूँ कि हमने काम करना कैसे है। तो हमने आज बस ये देखा है, आज का जो हमने सीखा है वो ये है कि आपको स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अब हम अगली क्लास से आउटलाइन शुरू करेंगे और मेन वाली आउटलाइन बनाएंगे, जिसमें सिर्फ मैंने 6 पॉइंट डाले हैं। पहला पॉइंट जिसके अंदर है इंट्रोडक्शन का, दूसरा पॉइंट जिसके अंदर है, पहला पॉइंट हमने डाला है इंट्रोडक्शन का, ये आ गया। सेकंड पॉइंट पे अब मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके कीवर्ड्स होते हैं, अब इस स्टेटमेंट में इस द ईटीसी इन फालतू लफ्जों को निकाल दें तो 2 कीवर्ड बनते हैं, एक है गवर्नमेंट और एक है डेमोक्रेसी। अब आप या तो डेमोक्रेसी के लफ्ज पे बात करेंगे या आप गवर्नमेंट के लफ्ज पे बात करेंगे। मैंने किस पे बात करना पसंद किया है? डेमोक्रेसी पे। आपकी अपनी मर्जी होती है। तो सेकंड पॉइंट मैंने लिख लिया डेमोक्रेसी एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स। ठीक हो गया, 2 बातें आ गई हमारे पास जो मैंने आपको बताया था। तीसरे में अब मैंने ये साबित करना है कि डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छी है। तो मैं क्या करूंगी? फैक्ट्स विच प्रूव दैट। ये आपके पास एक पेट लाइन है जो आपने याद रखनी है। फैक्ट्स विच प्रूव दैट, उसके आगे वही बात कर देनी है जो आपसे उसने सवाल में पूछी है। फैक्ट्स विच प्रूव दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक हो गया। फिर आगे अब जो अगले पॉइंट्स है ना, ये हम इन डिटेल में देखेंगे अगली क्लास के अंदर कि हमने क्या चीज करनी होगी। ये मिक्स कॉन्सेप्ट होता है, या हमने उसे कॉजेज बताने होते हैं या हमने उसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल बताने होते हैं। तो इस लिहाज से होता है। अभी ये जो बनी हुई है, अगर हम इसको देखें तो मैंने चौथा पॉइंट क्या लिखा है? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डेमोक्रेसी अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि वो क्या चीजें हैं जो असरअंदाज करती हैं कि डेमोक्रेसी को सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया जा सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये बता दिया कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डेमोक्रेसी, कि वो क्या क्या चीजें होंगी। अगला पॉइंट हमने लिख दिया रिकमेंडेशंस फॉर मेकिंग डेमोक्रेसी अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि हम रिकमेंडेशंस देना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। और एंड पे हम आ जाएंगे अपनी कंक्लूजन के ऊपर। जी, अब मुझे बताएं कितने लोगों को समझ आई है अभी तक की जो हमने बात की है, और कितने लोगों को नहीं आई। ये 4 और 5 को हम देख लेंगे, अभी आपको ये सेम ही लगेंगे, लेकिन ये आपको पता चल जाएगा जब हम बारी बारी करके से करना शुरू करेंगे ना। और क्लास का हमारा ये पैटर्न हुआ करेगा कि मैंने अगर अगली क्लास में अब आपको ये वाली 6 पॉइंट्स की 7 पॉइंट की आउटलाइन बनानी सिखानी है ना,
जिन जिन स्टेटमेंट के ऊपर, वो मैंने कैपिटल वर्डिंग में बिल्कुल उनके सेट पैटर्न के ऊपर लिखी होगी। वो मैं आपको पहले टॉपिक बताऊंगी और आप लोगों से कहूंगी कि आप लोग अपने सफ़ों पर लिखें और ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, जब आप लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे, मैं आप लोगों की रिव्यू करूंगी कि आप लोगों को क्या समझ आई, क्या लिखा। उसके बाद मैं एक आइडियल वाली आपके साथ स्क्रीन पे इस तरीके से जैसे अभी शेयर किया है, इसके अंदर तो ये है ना, छोटी वर्डिंग लिखी हुई है, डिफरेंट तरीके से है, वो बिल्कुल आइडियल सिचुएशन में कैपिटल वर्डिंग के साथ जैसे मार्कर के साथ लिखना होगा उस तरीके से लिखी होगी और आपको प्रेजेंट कर दूंगी, ताकि आपको पता चल जाएगा, क्लास में ही आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपको पता चल जाएगा ये चीज करनी कैसे है, आपने कैसे की, आपने अपनी गलती कैसे सही की, और फिर परफेक्ट वाली मैंने कैसे आपको ग्रुप में शेयर कर दी। ठीक हो गया जी? ये टॉपिक से डिसएग्री भी कर सकते हैं। वो हम देख लेते हैं कि व्हाइट बोर्ड असल में ना इसके अंदर आपका काम है करने वाला, मेरा काम नहीं होगा करने वाला। मैं आपको स्टेटमेंट बताया करूंगी, आप लोग पेपर पे खुद से लिखा करेंगे, वो आपकी ग्रुप में आ जाया करेगी, ग्रुप में मैं उसे रिव्यू करूंगी क्लास के दौरान ही, फिर एंड पे मैं अपनी इस तरह की खोल के और इसके ऊपर तो फिर मैं व्हाइट बोर्ड करके अपना जो भी चीजें करके वो कर लिया करूंगी। और क्लासेस ये आप सर से डिस्कस करें, मैं यहाँ पर चैट में सर का नंबर शेयर कर रही हूँ, आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड हैं क्लास लेने में वो सर से रब्ता कर लेंगे और उसी के ऊपर फिर आपकी उनसे डिस्कशन हो जाएगी। अब मुझे फिलहाल ये बताएं कि आप लोग को क्लास का मतलब फ़ायदा लगा, आइडिया हुआ है कि हमने कैसे चीज़ें लेकर चलनी है। इसी तरीके से हम उर्दू का भी लेकर चलेंगे, सेम इसी पैटर्न पे। एज होल आउटलाइन को एक्सप्लेन करेंगे ओवरऑल, ऐसे में आउटलाइन होती इसीलिए आपने बताना है कि जो आप आगे 10 साइडों का ऐसे लिख रहे हैं उसमें क्या लिख रहे हैं, ताकि एग्जामिनर को वो 10 साइडें ना पढ़नी पड़े। जीके का मुझे आइडिया नहीं है कौन पढ़ाएगा, और ये हमारा वैसे जो ऐसे है ये प्रॉपर मिनिस्टीरियल के लिए है। और जी आल वर्डिंग कैपिटल होगी, आप अगली क्लास में अपनी आंखों से देख लेंगे कि कैपिटल वर्डिंग क्या होती है, अगर आपको नहीं पता चल रहा अभी तक। तो मैंने बताया कि हर वर्ड आपने लिखना है, बोल के मैंने बताया है कि एन ओवरव्यू ऑफ करप्शन भी लिखना है तो ए एन दोनों बड़े आएंगे, फिर ओवरव्यू का भी सारे लेटर्स बड़े आएंगे, OVIE RVIE W, ओवरव्यू ओ और एफ, फिर ऑफ का भी दोनों बड़ा आएगा, करप्शन का भी सब कुछ बड़ा आएगा, इस तरीके से होगा। जिन सर का मैंने नंबर शेयर किया है ये हैं वाजिद साहब, इनकी एकेडमी है स्कॉलर्स एकेडमी, और इनसे आपने रब्ता करना है एडमिशन लेने के लिए। और राइटिंग आपकी बेहतर होनी चाहिए जी। जिसने क्वेश्चन करना है वो माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकता है, हैंड रेस कर लें, और बारी बारी मैं जिसका नाम लूंगी वो सिर्फ अपना जो है माइक ऑफ करेगा। मैं ऑफ करती हूँ, जिसका नाम मैं लूंगी सिर्फ उसने करना, वरना बारी बारी सब लोग आ जाते हैं। अच्छा जी, मैंने कांटेक्ट भी शेयर कर दिया। जी सर, मैंने ऊपर भी कर दिया शेयर। हम लोग मैं कवर करवाऊंगी इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे। जी सबसे पहले मुकद्दस शबीर आप क्वेश्चन पूछ लें। अनम्यूट करें अपने आप को मुकद्दस। नहीं है क्वेश्चन, मुस्तनसर आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने ये क्वेश्चन करना था कि मैंने उधर चैट ग्रुप में पूछा कि अगर आपकी राइटिंग नॉर्मल हो मतलब और लिखते लिखते ज्यादा खराब हो जाती है तो इसका कोई इफेक्ट पड़ता है मार्क्स पे, ज्यादा खास ठीक है, करके ठीक उर्दू है, और ऑफ कर लें माइक। ज्यादा बुरी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये कि आपने जो लिखा है वो एग्जामिनर को समझ आ रहा हो, तो अगर समझ आने तक की हद तक है तो फिर परफेक्ट है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये हो कि भाई अब आपने लिखा ही ऐसा है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर तो आपको नंबर मिलने भी नहीं ना, मतलब एग्जामिनर पढ़ पाएगा तो ही नंबर देगा ना, तो रीडेबल होनी चाहिए। होनी वैसे अच्छी चाहिए अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, क्योंकि मिनिस्टीरियल के अंदर वैसे ही कंपटीशन बहुत होता है, तो बेहतर करें, साथ थोड़ा टाइम 1 घंटा 1.5 लगा के राइटिंग को बेहतर करने पर भी। लेकिन ये है कि आपकी इतनी है कि इजीली पढ़ी जा सकती है, तो कोई मसला नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। जी मुस्तनसर प्लीज।
यार ऐसे आप लोग ना किया करें ना, इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। और ये आप लोग के माइक्स भी अपनी मर्जी से आप लोग ऑन ऑफ करते रहते हैं। फजल आप करें क्वेश्चन। मैम मेरे 3 क्वेश्चन है, अगर आप जी 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 मैम पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं तो जी। उसके लिए वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जो हम स्टार्ट करते हैं सेम उसी पैराग्राफ में लिखें या उसके लिए भी पैराग्राफ चेंज करें? ये अब आप अपने लिए कन्फ्यूजन बनाएंगे अगर आप ये थीसिस स्टेटमेंट वाली बात बीच में लाते हैं ना, तो क्योंकि मेरा जो पैटर्न है ना, मैं इंट्रोडक्शन के अंदर ही थीसिस स्टेटमेंट लिखवाती हूँ। यानी इंट्रोडक्शन नंबर 1 पे आपने आउटलाइन में हेडिंग डाली है ना, जब आप ऐसे शुरू करेंगे ना, इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करेंगे तारुफ अपने ऐसे का, तो उसके अंदर ही थीसिस स्टेटमेंट आ जाएगा। मेरा ये पैटर्न होता है, क्योंकि इस आउटलाइन के अंदर आप देखें कहीं हमें थीसिस स्टेटमेंट नजर नहीं आई। हमें मेन हेडिंग से जहां पर हम लिख रहे हैं कि फैक्ट्स विच प्रूव दैट, यही चीज साबित कर देगी, एग्जामिनर को पता चल जाएगा इस बंदे का स्टांस क्या है। ये अभी मेन हेडिंग है इसलिए आपको ये खाली खाली सा लग रहा है। जब आप ये इस पूरी की देखते हैं ना, फैक्ट्स विच प्रूव दैट, इसको भी आप पूरा देखेंगे, आपको नजर आएगा इसके अंदर आपने 7 से 8 पॉइंट दिए हैं, तो एग्जामिनर को खुद ही समझ आ जाएगा कि इस बंदे का स्टांस ये है। ओके ठीक मैम, हो गया। अगला मेरा सवाल। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि ऐसे के अंदर मतलब हम कितने पैराग्राफ मिनिमम लिख सकते हैं? ठीक है, और तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ये था कि जो हम ये वेरिएबल्स जो बनाते हैं ऐसे के, तो वो समझ नहीं आते कि ऐसे के वेरिएबल्स कैसे बनाने होते हैं। वेरिएबल्स वो क्या होते हैं? यानी कि हमें मतलब एक टॉपिक अगर दिया जाता है तो हमें मतलब उस टॉपिक को कैसे पहचानें कि इसके कॉजेज एंड इफेक्ट्स क्या निकलेंगे जी जी, या इस ये पे क्या हम लिखना है क्या नहीं। ये जब हमने अभी अगली क्लास में हमने आउटलाइन की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है ना शुरू, तो वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, वो हम कर लेंगे उसके अंदर। और जो नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हैं, ये असल सारा आपका ऐसे जो है ना, ये बेस करता है कि जो चीज आपने साबित करनी है ना, वो आप साबित कर दें। तो जो फैक्ट्स वाला पार्ट है ना, इसके अंदर आपके पास मिनिमम 5 पॉइंट्स होने चाहिए, यानी 5 पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ्स होने चाहिए आपके पास। एक इंट्रो का पैरा, एक कंक्लूजन का पैरा, 5 आपके साबित करने वाले पैराग्राफ हो गए 7। फिर आप एक पैरा रिकमेंडेशंस का, एक पैरा कंक्लूजन का, और एक पैरा इम्पैक्ट्स का, इस तरह करके लिख लें तो 10-12 पैराग्राफ में आपका हो जाता है। ठीक हो गया जी। मोहम्मद हसनैन। फजल आपके क्वेश्चंस हो गए ना पूरे? सेटिस्फाई हैं आंसर से? ये सारी बातें जो है ना, इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग में कोटेशन लिखनी है नहीं लिखनी है, वो जब हम इंट्रोडक्शन पे जाएंगे तब की बात है। अभी हमने स्टेटमेंट को देखा है, आज के पर्पस में स्टेटमेंट समझी है, और हमने देखा है कि आउटलाइन मेन हमारे पास क्या होती है, किस तरीके से वो नजर आती है। अब इसके अंदर फिर हमने कैसे हमें पता चलेगा कि हमने किसके अंदर कॉजेज की बात करनी है, किस में नहीं करनी है, ये सारा हमें प्रैक्टिस से पता चलेगा। जी नेक्स्ट आपके पास है फखर। ये आपका नाम क्या है? फखर आपका नाम होगा, आपने ऐसे ही उसको जरा जनजी वाले लुक देने के लिए फखर डाल दिया। पूछे आप क्वेश्चन। नो क्वेश्चन। अच्छा, चैट में ये पूछ रहे हैं कि बुक्स रिकमेंड कर दें। इंग्लिश ऐसे के लिए कोई बुक नहीं है, मैंने जिंदगी भर ऐसे को तैयार करने के लिए कोई किताब नहीं इस्तेमाल की। ये बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास ये चीज करने के लिए इसकी चॉइस है, ये करने के लिए ऐसे करना है। ये मेरी बातों को आपने उर्दू में ही अपने रजिस्टर पे कॉपीज पे नोट कर लें बेशक। जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड पॉइंट के अंदर आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास कीवर्ड है उसे चूज करके बात करनी है। तो ये बातें आप अपने पैराग्राफ की सूरत में अपने पेजेस पे, अपने रजिस्टर पे, कॉपी पे नोट करते जाएंगे, आपकी एक अपनी किताब बनेगी जिससे आपको पता चलेगा आपने चीज कैसे तैयार करनी है। मैंने यही स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी जो मैं आपको बता रही हूँ। मेरी जॉब है कि मैं पीएमएस के थ्रू इंडक्ट हुई हूँ और मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। ग्रामर के लिए आप कर सकते हैं, ग्रामर के लिए 4-5 राइटर्स हैं, उनकी किताबें हैं। जैसे आपके पास जो बीएससी लेवल की है ना, वो आ जाती हैं, और बीएससी की इंग्लिश ग्रामर की आ जाती है।
द पॉइंट की बुक है वो इतनी अच्छी नहीं है। मैं आपको 4-5 नाम ना ग्रुप में भिजवा दूंगी। जो लोग ऑफिशियली ग्रुप में आ जाते हैं ना, मैं फिर उन्हें भिजवा दूंगी। नहीं, ये ग्रामर हाई स्कूल ये वाली इतनी रिकमेंड नहीं की जाती। मैं करंटली भावलपुर में होती हूँ। वोकैबुलरी के लिए बुक हमारे पास, ये बुक्स मैं आपको ना इंग्लिश की प्रेसी वाले पेपर के लिए नाम मेंशन करवा दूंगी ग्रुप में, या मैं सर के थ्रू लिस्ट बना के ना तो भेज दूंगी आपको, क्योंकि बहुत 2-2.5 साल हो चुके हैं तो मुझे अब किताबों के और राइटर्स के नाम भूल चुके हैं। तो वो मैं फिर भेज दूंगी आपको। ये होता है ACUT, असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग। ठीक हो गया? अब मुझे लग रहा है ये मेरा माइक नहीं चल रहा। किसका माइक नहीं चल रहा? रुके, वेट, मैं अलाउ करती हूँ। आप हैंड रेस करेंगे तो फिर मैं करूंगी ना। फजल जी, फजल। मैम मैं जो ऐसे अपने लिखता हूँ ना, तो ऐसे की प्रैक्टिस मेरी हो रही होती है, तो अब मैं ऐसे लिखता जाता हूँ, मतलब कोई स्टांस मेरा नहीं होता, उसको प्रूव नहीं कर पाता उसको। तो ये गलत है ना। मैं आपको बताऊंगी कि जब आपने इंट्रोडक्शन लिखना है ना, तो उसमें क्या 7 लाइनें लिखनी है, कि उन लाइनों से एग्जामिनर को एक लाइन पता चले कि ये चीज ये है, एक लाइन से पता चले कि इस बंदे का स्टांस क्या है, अगली लाइन से उसे पता चलेगा कि इस स्टांस को साबित करने के लिए उसके पास एग्जांपल्स क्या हैं, और एंड पे आपकी वो हो जाएगी रिकमेंडेशन या कॉजेस जो भी हमने लिखने होंगे। ठीक है? मतलब मेरा ये पैटर्न होता था कि मेरा एक पार्ट मेरे दिमाग में होता है, आधे घंटे में मैं ना अपना पूरा आउटलाइन बना लेती हूँ। उस आउटलाइन में मुझे पता होता है कि मैंने इंट्रोडक्शन का पैरा लिखना है ना, तो मेरे उस पैरा की क्या क्या लाइन होगी। इतनी हम प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप लोग उसमें टेंशन नहीं होगी। जी, मैं इन पर्सन कोचिंग के लिए भी अवेलेबल हूँ। मैं ऑनलाइन भी अपने मतलब वो करती हूँ। मतलब ना 3-4 महीने का मेरा सेशन होता है गाइडेंस प्रोग्राम का, जिसमें सिर्फ गाइडेंस देनी होती है, उसमें मैं पढ़ाती नहीं हूँ कुछ। यहाँ पर तो मैं आपको इंग्लिश ऐसे पढ़ा रही हूँ ना। और वैसे भावलपुर में आप कहाँ पर होते हैं? कहाँ का आ, डोमिसाइल है? अख्तर, कहाँ का डोमिसाइल है आपका भावलपुर का? लोधड़ा का है? अच्छा, मेरा थोड़े दिन पहले चक्कर लगा था लोधड़ा में। अच्छा फजल, आपके क्वेश्चन हो गए आंसर? तो अपना हैंड डाउन कर लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी, जी गफार। मैं आपसे पता करना था कि ये ऐसे जो है ना, ऐसे कि 4-5 टॉपिक कोई अच्छे तैयार कर लें, कोई ऐसे टॉपिक हैं जो जर्नल हो, टॉपिक नहीं हमने तैयार करने, स्पेसिफिक हो। हमने हमने ऐसे लिखना तैयार करना है। आपको 3-4-5 नहीं। डॉट्स भी लिखे आ जाएंगे ना, तो आपको लिखना आता हो कि यार मैंने इसके ऊपर क्या लिखना है। हाँ हम इस हाँ, तरीके से ऐसे चीज ना तैयार वो। करेंगे कि अपने दिमाग को आपने इस्तेमाल करके करना है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि आपको इस पर मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा। बस सिर्फ ये है कि आपको अपने दिमाग को खर्च करना पड़ेगा, और वो आप प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे तो होगा। जो चीजें आपको चाहिए होंगी वो मैं नहीं आपको भेजूंगी। नहीं, वो उसकी आपको मैं टेंशन। ये कह रहा था मैं ये कह रहा था मैम के, जो टॉपिक चल रहे हैं ना, 4 टॉपिक होते हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करना पड़ता है। जी जी। जो 4 टॉपिक में से जो चल रहा है ना, ट्रेंड चल रहा है जिनका सही जी है, जी। उन पे हम 4 टॉपिक अच्छा कर लें उनको तैयार, ताकि वो उनका डेटा फैक्शन फिगर। मैं आपको बता रही हूँ कि तो हमने टॉपिक वाइज तैयारी नहीं करनी है। हमने कोई भी सही। स्टेटमेंट आ जाती है पेपर में, आपको 5-6 स्टेटमेंट आई हैं, आपको किसी पे आपके पास डाटा नहीं है, लेकिन आप, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने जो चीज तैयार की हो पेपर में वो आती है। पेपर में हमेशा वो आएगा जो आपने नहीं तैयार किया होता। तो कोई भी चीज आई हो आपको उसके ऊपर लिखना आना चाहिए। इस चीज की तैयारी करनी है हमने। और लिख तो लेंगे मैम, लेकिन फैक्शन फिगर और बात होती है, फैक्शन फिगर नहीं होते हैं, वही तो होते हैं चीज सारा। बगैर भी आपका ऐसे पास हो जाता है। मैंने 2 अटेम्प्ट में ऐसे किया है, एक में मेरे 48 नंबर है, एक में मेरे 58 है। किसी में मैं फैक्ट एंड फिगर नहीं लिख के आई। आपने बस अच्छा अपनी तुम्हारा। बात साबित करनी है। अच्छा, बात साबित करने कंक्लूजन में बैंड पे। जी जी। ठीक है मैम, ठीक।
बाकी जी। अब आपके पास ग्रुप में सर का नंबर शेयर हो गया, ये चैट में जो लोग कंसर्न हैं या जो करना चाह रहे हैं वो सर से राब्ता कर लें और उसके बाद हो जाएगा। और फजल, ये जो आप कह रहे हैं कि ट्रैक से हट जाते हैं, ये आपको जब एक सीक्वेंस पता होगा तो फिर आप ट्रैक से कभी भी नहीं हटेंगे। मैंने आपको बताया कि इंट्रो में मैं आपको बताऊंगी कि 5 लाइनें वो क्या होगी, वो कोई भी टॉपिक पे आ जाए आप वो 5 लिख सकेंगी आराम से। आपको पता हो कि आपने कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन में क्या बात करनी है, वो 5 लाइनें आपको पता होंगी। सिर्फ आपने वो कीवर्ड उसके अंदर डालना होगा कि ये डेमोक्रेसी का आया तो डेमोक्रेसी की वर्डिंग आ जाएगी, करप्शन का आया तो करप्शन की आ जाएगी। तो इस लिहाज से आपके लिए लिखना बहुत आसान हो जाएगा। मैं अपना भी एक नंबर शेयर कर देती हूँ जो मेरे पास गाइडेंस के लिए मैंने रखा हुआ। एडमिशन लेने के लिए जिन लोगों ने राब्ता करना है वो सर से करना है, लेकिन जो लोग कह रहे थे इन पर्सन उन्हें किसी चीज की गाइडेंस चाहिए, सीएसएस के लिहाज से चाहिए, वैसे किसी चीज की चाहिए, तो वो फिर इस नंबर पे कर सकते हैं राब्ता। लेकिन मैं एडमिशन को कंसर्न नहीं करूंगी, और अगर किसी ने एडमिशन के लिए मुझे मैसेज किया तो उसका रिप्लाई उसे मैंने वैसे भी नहीं करना फिर। ये मेरा अपना नंबर है, इन केस आपको किसी चीज की गाइडेंस चाहिए हो या कोई हो तो। ओवरऑल थोड़ी बहुत गाइडेंस हो तो वो मैं वैसे कर देती होती हूँ, लेकिन प्रॉपर किसी सब्जेक्ट की चाहिए कोई वो है आपको, तो फिर उसकी फी वगैरह होती है। चलें ठीक हो गया, बाकी हमारा ओवरऑल ये हो गया है। कोई सवाल है किसी का? तो अदरवाइज हम एंड करते हैं इसे। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैम अब्दुल सत्तार। मैम सीएस प्रिपरेशन के लिए कोई अच्छी एकेडमी रिकमेंड कर दें। यार एकेडमी कोई भी अच्छी नहीं है, आपके पैसे ही जाया होते हैं, आपका टाइम भी जाया होता है। अगर आप खुद से पढ़ने वाले इंसान है ना, मतलब मेरी अपनी नेचर ये है कि मैं खुद से पढ़ने वाली हूँ, तो मुझे एकेडमी जाके मतलब पहले हफ्ते के बाद आई रियलाइज, मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने किसी एकेडमी में क्यों एडमिशन ले लिया। अल्लाह अल्लाह करके मैंने वहां से 2-3 महीने ना बस पूरे किए थे। आप इस तरह से गाइडेंस के तौर पे जाएं कि जैसे इंग्लिश ऐसे का कोई टीचर है उसे कर लें, जीके का कोई मशहूर टीचर है उसे ज्वाइन कर लें। इस तरह की आपने चीजें इसके अंदर फॉलो करनी होती हैं कि आपको जिस सब्जेक्ट में मसला आ रहा है ना उसे आप लेके चलें और उसकी डीलिंग करें। पूरा ना आप करें, यूट्यूब पे अब तो इतना कुछ पड़ा हुआ है, सारा कुछ वहीं से आपको पता चल जाता है। यस मैम। मैम लेकिन डायरेक्शन तो नीड है ना स्टार्ट करने के लिए। तो यूट्यूब से पता चल जाती है ना आपको। अगर आपको ज्यादा शौक है कि आप अपने पैसे खर्च करें, रिसोर्सेज लगाएं, टाइम लगाएं, आने का जाने का, वो सारी चीजें करें, तो फिर मोस्ट वेलकम। फिर वर्ल्ड टाइम्स है, किप्स है, काफी हैं इस तरह की, ये स्कॉलर्स है। लेकिन ये सिस्टम है कि फिर आप बेसिक चीजों का आइडिया तो आपको सिलेबस देख के, यूट्यूब के चैनल्स देख के हो जाता है। मैम आपने कौन सी ज्वाइन की थी एकेडमी? मैंने ज्वाइन की थी रीड राइट। रीड रेट अच्छी एकेडमी में हम गए थे उसमें। तो दोबारा सेशन ज्वाइन करना है, अभी तक कंफर्म नहीं किया, इस वजह से पूछ रहे थे आपसे। दोबारा सेशन जो है एक दफा लेके तो उसके बाद दोबारा ही लेना है? नहीं मैम, सेशन हम गए थे वहाँ, उनके ऑफिस बात हुई थी लेकिन अच्छा, कंफर्म नहीं किया। सही। तो और वैसे मैं तो ये, मेरे से कोई मशवरा लेता है ना तो मैं उसे सिंसियरली एडवाइस करती हूँ कि आप ना ऑनलाइन सोर्सेज से हेल्प लो, तैयारी शुरू करो, जिस सब्जेक्ट में मसला आ रहा है उस सब्जेक्ट का टीचर ज्वाइन कर लो फिर। जी मैम। तो मैं ये थैंक यू मैम। करती हूँ, जिसका इशू आ रहा है फिर पर्सनली उसके टीचर को बस ज्वाइन कर। थैंक यू सो मच मैम। चलें ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज। बाकी नेक्स्ट पे जो सर ऑफिशियल क्लास रखेंगे
उस दिन हम लोग प्रॉपर मतलब जो मैंने टॉपिक की आउटलाइन जो करानी होगी वो आप लोग बनाएंगे, ग्रुप बना होगा, उसमें शेयर होंगी। फिर मैं अपनी भी जो एक आइडियल किस्म की होगी वो भी शेयर कर दूंगी ताकि आप सब लोग को आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी वाजिद साहब जी हैं मैम। आप क्लास में? जी चलें जी ठीक मैम। है, जी ओके मैम, मैं अल्लाह। नंबर। जी आप डील कर लें इन्हें, फिर जो भी आपका इंटरेस्ट है इसमें देख लें। ओके बस।